जी हां, आज एक बहुत बड़ी पड़ताल हो रही है। पड़ताल का दावा करने वाले तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सरोज जी बनी हुई है, भटनागर साहब बने हुए हैं। ये वो लोग हैं, और भद्रा साहब भी बने हुए हैं हमारे साथ लाइव। ये वो लोग हैं जिन्होंने जो कुछ भी, ये देखिए बड़ी सी मेरे पास वाल्मीकि रामायण है, ये देखिए, इसमें जो श्लोक जिनमें तिथियां, ग्रह, नक्षत्र बताए हुए हैं, उन तिथियों को साइंटिफिकली क्रॉस चेक किया गया है। कह सकती हूँ क्रॉस चेक किया गया है, और उसके बाद वो तारीखें आपके सामने रखी गई है। यानी सिर्फ माइथोलॉजी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से उनके होने ना होने की बात रखी जा रही है। इसलिए बहुत खास और इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने राम के जन्म की तिथि आपको बता दी है, फिर वापस जोड़ दूं साइंटिफिक तरीके से जो दावा कर रही हैं सरोज जी। अब जरा वनवास की तारीख पता कर ली जाए। वनवास की तारीख भटनागर साहब, सरोज जी। देखिए, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि दशरथ जी चाहते हैं कि राम को राजा बना दिया जाए। वो बार बार ये कहते हैं कि मेरे नक्षत्र और ग्रह, ज्योतिषियों का ऐसा कहना है कि मेरे जो नक्षत्र हैं वो मंगल, सूर्य और राहु से घिरे हुए हैं। और ज्योतिषी मानते हैं कि ऐसे समय में राजा किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। इसका जिक्र है, ऐसा जिक्र है। तो वो चाहते हैं कि कल ही राम को राजा बना दिया जाए। वहां पे ये भी रिजर्वेशन आती है कि भाई अभी भरत वगैरह ननिहाल में है, इतनी जल्दी में क्यों, मगर वो कहते हैं कि नहीं, बना दिया जाए। और ये भी जिक्र है कि वो 25वां जन्मदिन भी है राम का कल, तो उनको राजा बना दिया जाए। तो अब हमने ये देखने का, उनका रेवती नक्षत्र था, मीन राशि थी दशरथ की। वो कब राहु मन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां से चंद्रमा धरती का रास्ता काट रहा है, और मंगल और सूर्य को। एक सेकंड सरोज जी, क्योंकि जिस श्लोक का आप जिक्र कर रही हैं वो श्लोक हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बस मैं ये बता देना चाह रही थी, फिर आप अपनी बात जारी रखिएगा। यही वो श्लोक है जिसमें बकायदा जो सरोज जी बता रही है उसको उन सारी बातों को मेंशन किया गया है, और फिर इससे एनालाइज करते हुए सरोज जी साइंटिफिक नतीजे पर पहुंची। हाँ सरोज जी, सॉरी, आप अपनी बात। हाँ, तो वही ग्रह नक्षत्र की स्थितियां आपको अशोक भटनागर जी स्क्रीन बताएंगे और दिखाएंगे कैसे हमने एग्जैक्ट डेट निकाली उनके वनवास जाने की। वही समय था जब राज तिलक करना था। अच्छा, हाँ अशोक। तो इसमें जो नक्षत्र उनका है रेवती नक्षत्र, पीसीएम राशि में, पीसीज में, वो मार्स और सूर्य से घेरा हुआ है। मतलब ये रेवती नक्षत्र और सूर्य और मंगल ग्रह, वो दोनों यहाँ पर, ये स्थिति उस दिन ठीक मैच कर रही है जब वो उनका 25वां जन्मदिन होने वाला था। एक सवाल आया मेरे जहन में, ये कोई और दिन भी तो हो सकता था? जी हाँ, ये तो हो सकता है जरूर। हाँ। लेकिन और जगह रामायण में वर्णन है कि राम का यहाँ 13 वर्ष या 12 वर्ष यहाँ रहने के बाद अयोध्या में, उसके बाद वनवास हुआ था। तो वो 25वां वर्ष निकलता है। 25वें वर्ष में ये तिथि तभी निकलती है जब रेवती नक्षत्र जो है उससे घिरा हुआ है। भद्रा साहब को मैं इन्वॉल्व करूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा और रामायण को आगे ले जाते हैं। वनवास जा रहे हैं श्री राम, तारीख तय होगी। तारीख क्या थी वो सर? वो ये तारीख है 4 जनवरी 5089 BC। मैं जरा सा ऐड करूंगी, 4 जनवरी 5089 BC का तो स्काई व्यू है रात का। हाँ। अगले दिन राम वनवास जाते हैं 5 जनवरी 5 जनवरी 5089 को राम वनवास के लिए निकल जाते हैं, और वो 25वां वर्ष ही है उनका। और उस दिन भी चैत्र का मन शुक्ल पक्ष की नवमी है, जो जन्मदिन है। उसी दिन वो रामायण में ही लिखा है कि वो 25वां जन्मदिन है उनका, तो हाँ। वनवास। ठीक है, अब वनवास के लिए निकल रहे हैं। अब वो वनवास निकल गए। मैं तुरंत आपको बताऊं, वनवास के लिए वो तो निकल गए। आपको तो सभी को सर्व विदित है कि फिर दशरथ तो बिल्कुल धराशायी हो गए, और फिर भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया गया। और उस समय वर्णन है कि भरत और शत्रुघ्न बहुत बड़ी सरस्वती रिवर को पार करते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है, संदर्भ। हम इस खोज में भी गए कि फिर सरस्वती रिवर वाकई था, अगर था क्या वो उसी लोकेशन में से बह रहा था जहां रामायण में डिस्क्राइब्ड है, और उसमें वाटर वॉल्यूम वाकई इतने हैवी थे, हाई थे, जितने वहां डिस्क्राइब्ड है। इस बात के लिए हमने इसरो के
J.R. शर्मा जी और भाद्रा साहब को कांटेक्ट किया। आप उन्हीं से जानिए उन्होंने क्या रिसर्च किया। ठीक है, यानी हाँ सरोज जी, क्योंकि ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जोड़ दिया, क्योंकि मैं आने वाली थी कि भाई तारीखों से कैसे मान लिया जाए कि सब कुछ सही है। अब चूंकि भद्रा साहब की एंट्री होगी, भद्रा साहब आपने तो सरस्वती के वो उपग्रह चित्र भी लिए हैं, तो कैसे आपने ये जो साइंटिफिक लॉजिक्स आगे रखे जा रहे हैं या डेट्स आगे रखे जा रहे हैं, उसमें आपने कैसे ऐड ऑन किया ये मैं ये कहूं कि कैसे उस जिस बात को ये सच कह रहे हैं उसमें थोड़ा पिलर की तरह काम किया। हाँ, नमस्कार। ये अभी सरोज जी ने जैसे बताया कि राम के जो उसके साथ में सरस्वती नदी को भी जोड़ा जा रहा है, ऐसे हमने जैसे सरस्वती नदी ये वैदिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक पीरियड जो है ये 8000 से 6000 के बीच में ये फ्लरिश हुई थी सरस्वती नदी के। लेकिन आज आप सरस्वती नदी को देख नहीं पाएंगे। ऋग्वेद में ये मेंशन है कि ये अम्बितम्बे नदीतमे देवीतमे, मतलब ये सबसे बड़ी नदी के रूप में उस समय थी 8000 साल पहले। और ये गंगा से भी 80 बार ये इसका उल्लेख है, जो गंगा को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। इसलिए हम मानते हैं कि ये सरस्वती नदी जो थी ये एक समय जो वैदिक सभ्यता है ये इस नदी के आसपास में ये बहती थी। लेकिन इसका जब ये जितने भी अपना आर्कियोलॉजिकल के अवशेष मिलते हैं उसके द्वारा ही हम प्रूव करते हैं कि ये क्या है। लेकिन अब उपग्रह चित्र से कैसे हमने इस धारा को ढूंढे हैं। पहली बात है कि हमने हमारा काम शुरुआत किए थे ये 1995 में। उस समय के उपग्रह चित्र के जरिए उसमें हमने ये पाया कि जैसे कोई नदी होती है जो लुप्त हो जाती है, तो ये पैलियो चैनल की, पैलियो मतलब पुरानी एक धारा के रूप में ये मिट्टी के नीचे दबी हुई है। अब इसको जो उपग्रह चित्र है, उपग्रह चित्र में हम इसको जहाँ जहाँ पर ये मिट्टी थोड़ा नमी है इसको हम अलग से हम इसको एक डिफाइन कर पाते हैं, जो कि आसपास में इलाके आप देखेंगे ये सूखे और रेत की तरह है। तो इस जो नमी वाली जो जमीन है इसको हम एक हमारा एक GIS जो सॉफ्टवेयर है इसके द्वारा हम इसको पूरा ट्रेस किए। तो पहले राजस्थान हमने काम शुरुआत किए, इसके बाद हमने हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी काम किए। तो हमने सिर्फ इस मार्गदर्शन को भी नहीं किया, इस सरस्वती की धारा को, इसके साथ में जितने भी आर्कियोलॉजिकल सेटलमेंट है, मतलब जो सभ्यता है, हाँ। इस सभ्यताओं की जितने ये जहां जहां मिले हैं इनको हमने उस GIS बोलते हैं, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके द्वारा हम उसको प्लॉट करते हैं। ये पाते हैं कि जहां जहां हमने ये पैलियो चैनल, पुरानी धारा जो मिट्टी के नीचे दबी हुई है, इसके पास में, इसके बैंक में ही इसको मिलते हैं। दैट मीन्स सभ्यता वही होगी जहां पानी होगी। आज आपको पानी नहीं दिख रहा है, लेकिन मिट्टी के मतलब जमीन के नीचे हमने इसमें और भी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी किया गया है, जिसमें ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट राजस्थान, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जयपुर, ये और इसके साथ में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे, ये इन्होंने पानी का सैंपल लिया है, जिसमें इस पानी का जो डेट निकाला है ये करीब 1300 से लेते हुए ये करीब 17,000 तक ये इस पानी के उम्र का निकाले हैं। तो अभी हम ये बता सकते हैं कि ये जहां जहां ये धाराएं थी, खासकर राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और खासकर गुजरात के जो कच्छ एरिया है, हाँ। यहाँ पर चारों तरफ ये पानी जो है ये बहुत ही खारा है। जैसे जैसे इस पुरानी जो धाराओं के अंदर में जहां जहां ड्रिलिंग किया गया, 14 ड्रिलिंग किया गया था भूजल विभाग के साथ में, और 14 में से 9 जो ड्रिलिंग हुआ है ये इस पैलियो चैनल के अंदर है। और इसमें ये पाया गया कि पानी बहुत ही मीठा है, इसमें डिस्चार्ज बहुत अच्छी है, इसमें इसका जो TDS बोलते हैं, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, इसकी मतलब गुणवत्ता, जो ये पोर्टेबल वाटर है। लेकिन ऐसे ही आप थोड़ी सी 100 मीटर बाहर चले जाएंगे। एक पॉइंट जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं, खासकर उस नदी को लेकर जिसका वर्णन वहाँ वाल्मीकि रामायण में भी है और जिसका जिक्र अभी सरोज जी कह रही थी, वो पॉइंट टू पॉइंट साइंटिफिकली प्रूव कर दिया आपने और वो एड ऑन है। भद्रा साहब एक सेकंड में आऊंगी, हमने प्रूव किया है। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, चूंकि अब हम आगे एक और सवाल की तरफ जुड़ रहे हैं। सवाल अब ये आता है कि ठीक है, वनवास के लिए प्रभु राम निकल चुके हैं, अब हमें वो तारीख 5 जनवरी पता लग चुकी है। अब फिर आता है सीता हरण का वक्त, या फिर उस वार का जिक्र जो हुआ था उस वक्त, और वो ये है कि वनवास में सीता हरण का साल, वो तारीख, और फिर
दूसरा ये कि वो जो वार हुआ था वो तारीख भी आपको ज्ञात है, मतलब वो आप पता लगा सकते हैं साइंटिफिक? बात हमारे याद करने की नहीं है। हाँ। बात तो ये है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो वाल्मीकि जी ने कहा है हूबहू आकाश में कब देखा गया। हाँ। और बिना देखे उसको कोई डिस्क्राइब कर नहीं सकता। ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जैसे श्री राम वनवास के लिए चले जाते हैं तो पहले 12 वर्ष तो बड़े आराम से वो घूमते हैं। आराम से मतलब उन्होंने जगह जगह धर्म की रक्षा और ऋषियों मुनियों की रक्षा सुरक्षा में लगाया और दंडक वन में खूब वो बहुत घूमे उन दिनों में। दंडक वन के बहुत सारी एविडेंस हमारे पास हैं। और फिर वो 13वें वर्ष में पहले चित्रकूट और सभी जगह से होते हुए दंडक वन से घूमते हुए वो पंचवटी पहुंच गए जो नासिक के पास है। तो अब हमने ये पाया कि सीता हरण से पहले खरदूषण का युद्ध हुआ, खरदूषण के साथ युद्ध हुआ, शूर्पणखा का नाक कटा। हाँ। उसके बाद खरदूषण के साथ पहला युद्ध हुआ। तो खरदूषण के साथ युद्ध के समय में वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर संदर्भ दिए हैं सूर्य ग्रहण के दिन हम में। इसमें देख सकते हैं क्या? हाँ, ये जरूर दिखाएंगे मैं आपको। वो सूर्य ग्रहण के संदर्भ है। हाँ। और उस समय ये कहा गया है साफ साफ कि उस सूर्य ग्रहण के समय जो मंगल था वो सभी ग्रहों के मध्य में था, मतलब मंगल बीच में और 3 ग्रह एक तरफ जो विजिबल टू द नेकेड आई है। वो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी थी उस समय और 3 ग्रह दूसरी तरफ थे। तो अब हम ये ढूंढ रहे थे कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड तो नासिक का हो क्योंकि वो नासिक में घटना हुई और वही पूरा स्काई व्यू हो और दिन में 2-3 बजे बिल्कुल जब वहां पे संदर्भ है कि एकदम दिन में चंद्रमा सूर्य जो है लुप्त हो जाता है तो वो किस दिन दिखाई देता है। तो ये आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये स्लाइड आपको बिल्कुल हूबहू वही आकाश दृश्य दिखाएगी कि बीच में मंगल है और 3 ग्रह एक तरफ 3 ग्रह दूसरी तरफ और ये तिथि है, वो तिथि ये बताते हैं और कैसे उसका देशी या जब चंद्रमा तिथि में कन्वर्जन हो। भटनागर साहब F5 प्रेस कर दीजिए ताकि दर्शक हमारे ठीक से देख पाए। F5 ये तारीख मैं बता दूं, ये 7 अक्टूबर 5077 BC है। 7 अक्टूबर 5077 BC, मतलब वनवास का 13वां वर्ष जो लिखा है कि 13वें वर्ष में ये घटना हुई। 13वें वर्ष में ये घटना। जी भटनागर साहब अभी नजर हाँ, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ऐसा सूर्य ग्रहण ये सॉफ्टवेयर दिखा रहा है जिस समय सूर्य चंद्रमा और शनि एक साइड में है, मंगल बीच में है सूर्य के पास और बाकी 3 प्लैनेट चंद्रमा जी बाकी 3 प्लैनेट यानी मरकरी वीनस और जुपिटर ये दूसरी तरफ है। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन के इक्लिप्स होना और साथ में इस तरह से प्लैनेट्स की स्थिति जो दी हुई जो जैसी उसमें दी हुई है वाल्मीकि रामायण में वो मिल जाना बहुत ही रेयर चीज है और इससे ये तिथि ये दिनांक निकाला गया 7 अक्टूबर 5077 जो कि उसी समय में बहुत अच्छी तरह से फिट होता है। अब इस तारीख का एक बार मुझे जिक्र कर लेने दीजिए, ठीक है? तो अब इस पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर ये 13वां वर्ष है जब ये वॉर होता है खरदूषण का और वो तारीख इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से निकल कर आती है 7 अक्टूबर 5077 ईसा पूर्व। सारे के सारे ग्रह नक्षत्र को इस सॉफ्टवेयर में, फिर आपको बता दूं, ये वो सॉफ्टवेयर है जो नासा भी इस्तेमाल करता है, जो इसरो भी इस्तेमाल करता है, जो नेहरू प्लानिटोरियम में जो आपको दिखाई देता है वो भी इस्तेमाल वहां पर होता है और टाटा प्लानिटोरियम में भी दिखाई देता है। तो हाथ में वाल्मीकि रामायण है। ये आपको मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र जब ग्रह नक्षत्रों को ध्यान में रखते हुए किया गया तो सरोज जी जो कि हमारी आज पैनलिस्ट है, भटनागर साहब जो कि हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और इन लोगों ने मिलकर 9 साल तक रिसर्च की। रिसर्च हर लिहाज से हुई है, वो मेथोडोलॉजी जिसका जिक्र मैं बार बार कर रही हूं उसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगी, लेकिन इसमें जिन ग्रह नक्षत्रों का जिक्र किया गया है उनको साइंटिफिकली जरा प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर में उन तारीखों को डाला गया और फिर ये पता लगाने की कोशिश की गई कि वाकई वो तारीखें हैं या नहीं।
हुई या नहीं हुई। जल्दी से आपको बता देती हूँ अब तक किस बात का जिक्र हो चुका है। राम का जन्म कब हुआ? 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व श्री राम के जन्म की ये तारीख है। वनवास जाने की तारीख 5 जनवरी 5089 ईसा पूर्व ये वनवास जाने की तारीख है। और खरदूषण के युद्ध की तारीख है 7 अक्टूबर 5077 ईसा पूर्व। और जल्दी से अब ये सवाल सरोज जी कि हनुमान जी का जब मिलना हुआ था सीता से वाटिका में, वो तारीख पहले मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम थोड़ा और डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सर्वविदित है कि राम ने फिर बहुत ढूंढा और ढूंढते वो फिर सुग्रीव और हनुमान से मिलने के बाद फिर सीता की सर्च खोज शुरू होती है जब बरसात का महीना चौमासा बीत जाता है। तो फिर ये भी है कि हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और वो अशोक वाटिका में पहुंचते हैं। ये भी सर्वविदित होगा कि अशोक वाटिका में वो पेड़ के ऊपर बैठे हैं बहुत छोटा सा रूप बनाकर और देखते हैं कि रावण बहुत प्रताड़ित करता है सीता को आके। उस समय जब प्रताड़ित करने के बाद रावण जाता है तो एक बहुत बढ़िया श्लोक वहां पे है दिए हुए। अच्छा, एक सेकंड लिए फिर रोकूंगी सरोज जी। जब ये बात कह रहे हैं तो व्यूअर्स को मैं बता देती हूँ जल्दी से। जिस श्लोक का जिक्र अभी सरोज जी करेंगी वो श्लोक आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगा और फिर बाद में वो तारीख जो सवाल का निशान आपको दिख रहा है वो तारीख मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से आपके सामने आएगी। वो श्लोक तो अभी चल ही रहा है सरोज जी। हाँ जी, वो सुंदरकांड का श्लोक है, 19वें सर्ग में है। तो वो फिर एक डिस्क्रिप्शन है जिसमें सीता के मुखड़े को और चंद्रमा के ग्रहण को मिक्स करके बताया गया है कि जैसे सीता चंद्रमा ग्रहण की बड़ी डिटेल्ड अच्छी वर्णन है। 5-6 श्लोक लगाए गए हैं उसमें कि चंद्रमा का ग्रहण और फिर ग्रहण से कैसे छूटता हुआ। उसी तरह सीता इतनी उदास है, उसका मुखड़ा इतना मुरझाया हुआ है और उसी तरह चंद्रमा की तरह फिर जैसे वो ग्रहण दूर होता है तो फिर धीरे धीरे वो देखते हैं कि रावण की प्रताड़ना के बाद सीता थोड़ा सा अपनी वो मुद्री वहां पे गिराने के बाद आती है। अब ये जो तारीख आती है हमारी वो आती है 12 सितंबर 5076 बीसी। 12 सितंबर 5076 बीसी। और ये चंद्र ग्रहण बिल्कुल हूबहू आपको इसी तारीख को रात में दिखाई देगा। रात जो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे ये हमने ये स्लाइड यहाँ नहीं लाए। हमने ये हमारी बुक में है। हम यहाँ ये बता सकते हैं कि ये पूरी स्लाइड जो है हमारी ये पब्लिकेशन है श्री राम के युग का तिथि निर्धारण। इसमें हमने ये स्लाइड नंबर 41 है उसमें जहाँ पे हमने ये पूरा डिटेल दिया हुआ है और पूरा व्यू कि कैसे ग्रहण लगा हुआ है, कैसे धीरे धीरे वो ग्रहण हट रहा है। ये 2-2.25 घंटे के टाइम में पूर्ण ग्रहण से चंद्रमा फिर मुक्त होता है। मैं भद्रा जी के पास जा रही हूँ सरोज जी। भद्रा जी जरा एक बात बताइए, आप तो इसरो के सीनियर साइंटिस्ट हैं। ये तारीखों की बात तो समझ में आती है लेकिन ये लोकेशन, ये जो ज्योग्राफी जिसका जिक्र आता है, क्या उसको भी हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं या कर चुके हैं? नमस्कार, जैसे हम पहले बताए हैं इस जो पुरानी जो प्राचीन धाराएं हैं, कोई भी नदी की धाराएं हैं, इसको हम उपग्रह चित्र से मार्क कर सकते हैं। अब इसका जो एक जैसे जब नदी बहती है तो उसके साथ में इसमें जो रेत की कण होती है तो इस कण के भी डेटिंग हो सकती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद है, वहाँ पर प्रोफेसर सिंघवी और हमारे काजरी में डॉक्टर अमोलकर साहब है। इन्होंने इस कण को, जैसे खासकर ये जो हमारे राजस्थान के थार डेजर्ट के अंदर में इस कण का अध्ययन किया था किस समय ये एओलियन एक्टिविटी आई है जो कि नदी को ढक दिया है। तो इसकी जो डेटिंग आई है, एक तो बताते हैं कि करीब हमारा शुरुआत हुई थी करीब 15,000 साल पहले और एक बार फ्लूवियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा उसमें प्रोमिनेंट हो गई थी। इसके बाद फिर दोबारा एक एओलियन एक्टिविटी शुरुआत हुई थी, वो करीब 7,000 साल पहले की बात है। तो मतलब ये क्या कि एक फेजेज में ये आती है जो कि इस जो रेत की कण है इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ओएसएल डेटिंग, ऑप्टिकल सैमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग या थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग। और पानी की जो डेटिंग होती है इसको कार्बन डेटिंग करते हैं, आइसोटोप डेटिंग करते हैं। और तो इससे हम पता चल सकता है कि जो है उसकी वो पता लगा सकते हैं।